अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक देख रहे हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। लास्ट चैप्टर नंबर 21 से है और प्रैक्टिकल फिजिक्स का हमारे पास टॉपिक है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर के अंदर हमारे पास कौन सी बेसिक फोर्सेस हैं। तो हमारे पास नेचर में 5 बेसिक फोर्सेस हैं और वो 5 फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये 5 हमारे पास हैं बेसिक फोर्सेस। लेकिन अब हमारे पास हम कहते हैं कि 4 बेसिक फोर्सेस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को फैराडे और मैक्सवेल ने यूनिफाई कर दिया था, इनको कंबाइन कर दिया था और कंबाइन करके हमारे पास एक नई फोर्स आ गई थी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से ज़्यादातर फोर्सेस को आप जानते हैं, लेकिन हम दोबारा देखेंगे कि ये फोर्सेस क्या काम करती हैं और इनकी रेंज क्या है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसकी रेंज कितनी है, 10⁻⁻5 मीटर और ये तकरीबन हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस है। और हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, ये न्यूक्लियॉन्स के दरमियान होती है। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये क्या करती है, न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, लाइक चार्जेस को रिपेल करवाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोटॉन है, लाइक चार्जेस हैं, वो रिपेल करते हैं। तो इतने स्मॉल डिस्टेंस के अंदर 10⁻⁵ 15 मीटर के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स कैसे रह सकते हैं कूलम रिपल्शन के होते हुए। तो लाजमी कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो कि उनको इकट्ठा रख रही है, और वो फोर्स है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या करती है, उन तमाम पार्टिकल्स को आपस में कंबाइन रखती है और इसकी जो शिद्दत है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा होती है, कूलम फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इसकी रेंज बहुत स्मॉल है, 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेंज है। जैसे ही इस रेंज से बाहर जाएंगे तो इसका इफेक्ट एकदम से नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और ये काम क्या करती है, ये न्यूक्लियस को स्टेबल रखती है। सेकेंड फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। ये हमारे पास एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, और इसका क्या काम है, ये हमारे पास जितना भी ऑर्डिनरी मैटर है इसको बनाने में हेल्प करती है, एटम्स को कंबाइन करती है, मॉलिक्यूल्स को, इन तमाम चीज़ों को आपस में कंबाइन करती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके पास एक नई तरह की फोर्स है, इससे पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितनी शॉर्ट है इसकी रेंज, इसकी रेंज है हमारे पास 10⁻⁻17 मीटर, इतनी शॉर्ट इसकी रेंज है। और इसका काम क्या है, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके करवाती है। मतलब हमने अल्फा बीटा गैमा डिके पढ़ा है, तो ये तमाम डिके किस वजह से होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होते हैं। ये हेल्प करती है इस डिके के प्रोसेस को। और लास्ट पे हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम सबको पता है इट इज़ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू एंड बियॉन्ड दी स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अगर हम इसकी रेंज को इन्फिनिट कह दें, वैसे इन्फिनिट नहीं होती है, लेकिन ये बहुत लार्ज रेंज फोर्स है। और ये करती क्या है, ये हमारे पास प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को अपने अपने सर्कल में रोटेट करवा रही है। अब हमारी जो अर्थ है ये सन के गिर्द क्यों रोटेट कर रही है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। मून क्यों रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये क्या करती है, तमाम ऑर्बिट्स को, प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट्स में अपनी अपनी जगह पे रिवॉल्व करवा रही है। इसके अलावा जो हमारे पास टाइड्स बनती हैं ओशन के अंदर, उनको भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही बनाती है। हमें पता है जो मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओशन के अंदर टाइड्स बनती है। फिर हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्सेस। जो 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास, ग्लेशो, वीनबर्ग एंड अब्दुल पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को यूनिफाई किया, और इस यूनिफिकेशन पे इन तीनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स में। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड यूनिफिकेशन। ग्रैंड यूनिफिकेशन क्या है, आगे मजीद कोशिश चल रही है
कि हमारे पास जितनी फोर्सेस हैं वो सारी के सारे यूनिफाई हो जाएं और फिर इसको हम नाम दे दें ग्रैंड यूनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, कि जो तमाम मैटर है ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, इनके बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारे पास लेप्टॉन्स, नेक्स्ट है हमारे पास हेड्रॉन्स, फिर है हमारे पास गेज बोसॉन्स और लास्ट पे है हमारे पास हिग्स बोसॉन्स। हम बारी बारी देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल सबसे पहले देखते हैं किसे कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मजीद कोई सब स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब उनको अगर हम तोड़ें तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर मजीद हमें नहीं मिलता, ऐसे पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। तो बेसिकली तमाम मैटर एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमारे पास आता है सबसे पहले लेप्टॉन्स। तो ऑल लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसके अलावा क्वार्क्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्वार्क्स क्या होते हैं। क्वार्क्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन हेड्रॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि हेड्रॉन्स भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं और वो जिनसे मिलके बनते हैं उनको हम क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए मेरे पास लेप्टॉन्स और क्वार्क्स ये दो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। हेड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। हमारे पास जो लेप्टॉन्स हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं। तो लेप्टॉन्स के अंदर हमारे पास 6 तरह के पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेप्टॉन फैमिली से है। नियॉन, नियॉन हमारे पास लेप्टॉन फैमिली से है। और टॉ, टॉ भी एक पार्टिकल है, ये भी हमारे पास लेप्टॉन फैमिली से है। और तीनों के न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही हम कह देते हैं कि 3 पार्टिकल्स और 3 इनके न्यूट्रिनो, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, नियॉन न्यूट्रिनो और टॉ न्यूट्रिनो। इन तीनों के न्यूट्रॉन और ये तीनों पार्टिकल्स खुद, ये 6 पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो कि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं। तो हेड्रॉन्स को हम मज़ीद आगे डिवाइड करते हैं बेरियॉन्स में और मिजॉन्स में। और हेड्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। और एक और बात, लेप्टॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती, क्योंकि अभी आपने देखा लेप्टॉन्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स पे एक्ट करती है। तो हेड्रॉन्स में हमारे पास मजीद आगे 2 कैटेगरीज हैं, बेरियॉन्स एंड मीजॉन्स। और इस फैमिली में हमारे पास प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ये बेरियॉन फैमिली में है। इसके अलावा काफ़ी और पार्टिकल्स भी हैं। और मिजॉन्स हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, पाई मेजॉन्स, केऑन्स, ये अभी आपने नहीं पढ़े हैं। तो ये तमाम पार्टिकल्स भी हमारे पास हेड्रॉन फैमिली में आते हैं। अब बेरियॉन्स और मिजॉन्स ये किन से मिलके बनते हैं, ये क्वार्क से मिलके बनते हैं। एक क्वार्क और एक उसका एंटी क्वार्क, ये मिलके बनाते हैं हमारे पास मिजॉन। और 3 क्वार्क्स हमारे पास क्या बनाते हैं, बेरियॉन्स बनाते हैं। 3 क्वार्क से मिलके बेरियॉन बनता है और 2 क्वार्क से, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलके हमारे पास क्या बनता है, मिजॉन बनता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास क्वार्क्स क्या हैं। तो क्वार्क्स हमारे पास पार्टिकल्स हैं और ये भी हमारे पास फैमिली है एक। और इस फैमिली में हमारे पास 6 क्वार्क्स आते हैं, जो कि नाम है उनके अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क एंड टॉप क्वार्क, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 तरह के क्वार्क्स हैं और इनके ऊपर चार्ज आपने याद रखना है। वाहद क्वार्क्स हैं जिनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है। इससे पहले हमने चार्ज पढ़ा 1e, 2e, 3e, लेकिन क्वार्क्स के ऊपर चार्ज फ्रैक्शनल चार्ज होता है। टेबल बना हुआ है क्वार्क, क्वार्क्स का, इसके ऊपर 6 क्वार्क्स हैं, इनका जो सिंबल है वो है और इनके चार्ज हैं। तो अप क्वार्क पे हमारे पास होता है +2/3e, डाउन पे होता है -1/3e, स्ट्रेंज पे होता है -1/3e, चार्म पे होता है +2/3e, टॉप पे होता है +2/3e, बॉटम पे होता है -1/3e। इसको याद रखने का तरीका है टक, TUC, टक। टक पे चार्ज होता है +2/3e। अब ये टक स्टैंड फॉर,
टक किससे स्टैंड कर रहे हैं, टक में हमारे पास T फॉर टॉप, U फॉर अप, C फॉर चार्ज। तो इसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होता है +2/3e। और दूसरा इसकी जो फैमिली है उसको हम लिख सकते हैं BDS। BDS इनके ऊपर चार्ज होता है हमारे पास -1/3e। अब ये BDS में B स्टैंड्स फॉर बॉटम, D स्टैंड्स फॉर डाउन, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंज। तो इस तरह से हम क्वार्क्स पे चार्ज तो याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। तो क्वार्क्स भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनके भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एंटी क्वार्क्स कहते हैं। और एंटी पार्टिकल्स का चार्ज पार्टिकल से साइन में ऑपोजिट होता है, मतलब अगर पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो एंटी पार्टिकल पे पॉजिटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो इसके जो ऑपोजिट आप चार्जेस देख लेंगे वो हमारे पास एंटी क्वार्क्स का आ जाएगा। ये हमारे पास एंटी क्वार्क्स का टेबल भी बना हुआ है। और यहाँ भी हमारे पास एमसीक्यूज बन जाता है। प्रोटॉन किन क्वार्क से मिलकर बना है, तो प्रोटॉन्स में हमारे पास 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। आप इनका चार्ज ऐड करें तो हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा ऑन प्रोटॉन जो कि 1 होता है। अप पे +2/3 और दूसरा इसका भी +2/3e और डाउन पे -1/3। तो इनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास चार्ज आ जाता है 1। इसी तरह न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन हमारे पास 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से। तो जब इनका भी चार्ज ऐड करें तो नेट चार्ज हमारे पास 0 आता है। और हमें पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज भी 0 ही होता है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है। प्रोटॉन बनता है 2 अप क्वार्क से 1 डाउन क्वार्क से, न्यूट्रॉन बनता है 1 अप क्वार्क से 2 डाउन क्वार्क से, और मेसॉन हमारे पास बनता है 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क मिलके मेसॉन बनाते हैं। और कोई भी बेरियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी कोई बेरियन, ये किससे बनता है 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गेज बोसॉन्स। गेज बोसॉन्स क्या है, अगर हम इन फोर्सेस के अलावा किसी फोर्स की बात करें, मतलब आपने किसी को धक्का देना है, किसी के ऊपर फोर्स लगानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाके उस चीज़ से टकराएंगे, आप उस चीज़ से इंटरेक्ट करेंगे। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो वो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, जब हम किसी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो तब ही फ्रिक्शनल फोर्स होती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत परेशान थे कि हाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पार्टिकल्स को, अर्थ को अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रही है प्लैनेट्स को। हालांकि सन और प्लैनेट्स का आपस में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, फिर भी वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो कौन सी चीज़ है, तो ग्रेविटेशनल, फिर हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड के अंदर जब तक चीज़ें रिवॉल्व करेंगी तब तक वो क्या होगा, हम कहेंगे कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह हमने 2 चार्ज पढ़े हैं, प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, आपस में टकराए भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको अट्रैक्ट कर रही है, फिर हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स का कहती है, उसने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाए गेज बोसॉन्स। इन गेज बोसॉन्स को हम एक्सचेंज पार्टिकल्स भी कहते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल्स भी कहते हैं, या इनको हम कैरियर्स भी कहते हैं, बेसिक फोर्सेस के कैरियर्स कहते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि कोई भी फोर्स तब एक्ट करती है जब ये जो गेज बोसॉन्स हैं या एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों तब आपस में अट्रैक्ट करेंगे जब इनके दरमियान में कोई पार्टिकल एक्सचेंज होगा, और उन पार्टिकल्स को हम गेज बोसॉन्स कहते हैं। गेज बोसॉन्स क्या है, एक पार्टिकल मतलब प्रोटॉन उसको एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, या इलेक्ट्रॉन उसको एमिट करेगा, प्रोटॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर इन 2 पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो तमाम फोर्सेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हैं, गेज बोसॉन्स की वजह से हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से ये फोर्सेस एक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कैरियर है दैट इज फोटॉन्स। तो फोटॉन्स कैरियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वहाँ पे क्या होगा, एक जो पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है वो फोटॉन को एमिट करेगा, दूसरा क्या करेगा, फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर एमिट और एब्जॉर्ब करने वाले पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स होगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह हम कहते हैं कि जो ग्लूऑन्स हैं
ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स के मीडिएटर्स, इनको हम मीडिएटर्स भी कहते हैं, इनको हम एक्सचेंज पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनको हम गेज बोसॉन्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जो ग्लूऑन्स हैं, ये किसके मीडिएटर्स हैं? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के मीडिएटर्स हैं, यानी कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में ग्लूऑन्स को एक्सचेंज करते हैं, तो इस वजह से इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स पाई जाती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स है, इसके जो मीडिएटर्स या एक्सचेंज पार्टिकल्स कौन से हैं? दैट इज W and Z बोसॉन्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन हम कहते हैं एक पार्टिकल है, जो भी दो बॉडीज जिनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती हैं? ग्रेविटॉन को एक्सचेंज करती हैं। एक बॉडी उसको एमिट करती है, दूसरी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो हमारे पास फिर अब हमने कितने गेज बोसॉन्स पढ़े हैं? फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, W and Z बोसॉन्स और ग्रेविटॉन, ये सारे के सारे गेज बोसॉन्स हैं। और किन किन फोर्सेस के मीडिएटर्स हैं ये? फोटॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मीडिएटर है, ग्लूऑन्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स का मीडिएटर है, और W and Z बोसॉन हमारे पास इलेक्ट्रोवीक फोर्स का मीडिएटर है, और ग्रेविटॉन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का मीडिएटर है। यानी कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि दो बॉडीज एमिट करती हैं और अब्जॉर्ब करती हैं, फिर उनके दरमियान में इंटरेक्शन होती है। और लास्ट में हमारे पास है हिग्स बोसॉन्स। हिग्स बोसॉन्स 2012 में डिस्कवर हुए हैं, और ये हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे दूसरे पार्टिकल्स जब इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो मैस गेन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था बेसिक लेक्चर, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर।